नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे देश पर कोई बुरी नजर डाले, किसी भी प्रकार से देश के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करे या फिर अपनी नापाक हरकतों से आतंकवाद और नक्सलवाद के जरिए देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए, तो ये कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसलिए इससे निपटने के लिए तमाम कानून बनाए गए हैं। खासकर मोदी सरकार के बाद आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं और आतंकी संगठनों और आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए कई बार दमदार जवाब दिया गया है। ताज़ा मामला जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है, जहां कुछ शरारती तत्वों ने प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर अफवाह फैलाकर कश्मीर घाटी के मौजूदा हालात को बिगाड़ने की और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। सरकारी आदेश की अवहेलना और सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कश्मीर जोन के साइबर पुलिस स्टेशन ने विभिन्न सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यूएपीए कानून का मुख्य काम आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्याओं से निपटना है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हालात को सामान्य करने के लिए इंटरनेट पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिससे किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग न किया जा सके। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की। जानेंगे क्या है इस कानून से जुड़ा हुआ जम्मू कश्मीर का ताजा मामला, साथ ही साथ नजर डालेंगे देश की सुरक्षा को लेकर अन्य कानूनों पर भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून एक बार फिर से सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के बाद पुलिस ने इस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल कुछ लोग प्रतिबंध के बावजूद सोशल मीडिया पर अफवाह और गुमराह करने वाली सामग्री शेयर कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस उन लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून का इस्तेमाल कर रही है जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रॉक्सी सर्वर के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सभी के खिलाफ कठोर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी का वीडियो अलग अलग लोगों की ओर से सोशल मीडिया में अपलोड किए जाने के बाद से कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बयान जारी कर जानकारी दी कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कश्मीर जोन के साइबर पुलिस स्टेशन ने विभिन्न सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों ने सरकारी आदेश की अवहेलना की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि सभी यूजर्स पर मामला दर्ज नहीं किया गया है। जो लोग प्रशासन का आदेश नहीं मानकर अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मिसक्रिएट लोग जो है ये सोशल मीडिया को मिसयूज कर रहे हैं वीपीएन के थ्रू, जिसमें बहुत सारे र्यूमर फेक न्यूज फैला रहे हैं, लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। इसलिए पुलिस ने साइबर थाना में एक एफआईआर लगाई, जिसका एफआईआर नंबर 1 है। यह इन्फॉर्मेशन एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटी और आईपीसी के तहत लगाया गया है। पब्लिक से अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया का मिसयूज वीपीएन के थ्रू नहीं करें, क्योंकि इस पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। देश के अंदर और विदेश के अंदर ऐसा लगे कि जम्मू एंड कश्मीर के हालात सही नहीं हैं, परंतु वहाँ पे लोगों को बहुत तरीके से प्रताड़ित करा जा रहा है, इस तरह का जो गलत प्रोपेगेंडा करा, तो उनके मंसूबे हमेशा से जम्मू कश्मीर के अंदर एक जिसको कहते हैं कि लड़ाई की भावना, एक असुरक्षा की भावना पैदा करके रखना लोगों के बीच के अंदर, वो इस तरह के गलत काम कर रहे थे। तो इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर आखिर के अंदर जाकर सरकार को मजबूर होकर ये यूएपीए का जो नया कानून है 2019 का, उसके तहत केस रजिस्टर करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगने के बाद लोग प्रॉक्सी सर्वर के जरिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। ये काम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। गिलानी का वीडियो ऐसे ही प्रॉक्सी सर्वर से अपलोड किया गया और लोगों ने उसे शेयर करना शुरू कर दिया।
एफआईआर में कहा गया है कि शरारती तत्वों की ओर से प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर अफवाह फैलाई जा रही थी। यह कश्मीर घाटी के मौजूदा हालात के लिए खतरनाक है। इन अफवाहों से अलगाववादी विचारधारा वाली ताकतों को मजबूती मिलेगी और इसके जरिए आतंक को प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उन्होंने देखा कि एक तरफ तो हमने बैन लगा रखा है, रोकथाम लगा रखी है, तो उसके बावजूद सोशल नेटवर्क यानी कि फेसबुक है, ईमेल है, ट्विटर है, फेस टाइम है, उसके ऊपर गलत तरह के प्रोपेगेंडा करे जा रहे हैं। तो ये पाया गया कि रोकथाम के बावजूद, उस बैन के बावजूद गलत व्यक्तियों ने जो गलत मंसूबे रखते हैं, जिनके इरादे गलत हैं, गलत तरीके से उन्होंने ये एक अपना प्राइवेट नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको शुरू करने के लिए उनको सरकारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि पब्लिक वायरों का तारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्होंने वो किया और अपने गलत इरादों को पूरा किया और देश में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाया। जम्मू कश्मीर में करीब 6 महीने के इंटरनेट बैन के बाद सरकार ने इनमें ढील दी थी, लेकिन लोग सिर्फ वेबसाइट को ही देख सकते हैं। सरकार ने लगभग 300 वेबसाइट की एक्सेस की इजाजत दी थी और बाकी पर प्रतिबंध जारी है। प्रशासन ने सिर्फ वॉइसमेल, SMS और 2G इंटरनेट कनेक्टिविटी की ही अनुमति दी है। सोशल मीडिया पर बैन बरकरार है। इस बारे में 14 जनवरी को आदेश जारी करते हुए सरकार ने सभी सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया था। सरकार का कहना था कि घाटी में सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर अलगाववादी ताकतें माहौल को ठीक नहीं होने देना चाहती। जो भी व्यक्ति जो है उस बैन को, जो मोबाइल नेटवर्क का जो बैन हुआ था और इंटरनेट का जो बैन हुआ था, उसको ओवररीच करने के लिए अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाया था, पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ करके, यानी कि सरकार की प्रॉपर्टी को यूज़ करके। उनके तहत तीन कानूनों के तहत जो केस दर्ज करे गए हैं। एक तो है ये UAPA जो नया कानून बना है उसके तहत, दूसरा है सेडिशन यानी कि इंडियन पीनल कोड, जो भी देशद्रोह कर रहे हैं, धारा 188 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, और साथ साथ सेक्शन 66A जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। तो इन तीनों कानूनों के तहत, इन तीनों अधिनियमों के तहत सरकार ने आखिर में उन लोगों के ऊपर केस दर्ज किया है जिन्होंने उस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के बारे में गलत अफवाहें फैलाई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों द्वारा सोशल मीडिया साइटों के दुरुपयोग की लगातार खबरें मिली हैं कि वे अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करते हैं और गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। दरअसल सोशल मीडिया एक पसंदीदा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो यूजर्स की पहचान को काफी हद तक छिपा देता है और लोगों में इसकी व्यापक पहुंच भी है। पुलिस ने इस संबंध में बहुत सारी गैर कानूनी सामग्रियां बरामद की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून देश के अंदर आतंकवाद की घटनाओं में कमी लाने, आतंकी घटनाओं की त्वरित जांच और आतंकियों को जल्दी सजा दिलवाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। देश में आतंकवाद की समस्या को देखते हुए आतंकी संगठनों और आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन कानून 2019 एक बड़ा कदम है। आइए जानते हैं इस कानून के मुख्य प्रावधानों के बारे में। देश में आतंकवाद की समस्या को देखते हुए आतंकी संगठनों और आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन कानून 2019 यानी UAPA में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। दरअसल गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून सबसे पहले साल 1967 में बना था, जिसका मकसद देश की संप्रभुता और एकता की रक्षा करना था। 1967 के UAPA कानून में ये प्रावधान था कि सरकार इस कानून के तहत ऐसे किसी भी संगठन को गैर कानूनी घोषित कर सकती थी जो भारत से अलग होने की बात करता हो। 1967 में बनाए गए कानून के तहत केंद्रीय जांच के दौरान संगठन और संस्थाओं को ही आतंकी घोषित किया जा सकता था, लेकिन समय के साथ देश में बढ़ते आतंकवादी गतिविधियों और उसमें संलिप्त आतंकियों पर नकेल कसने के लिए UAPA 1967 में संशोधन जरूरी हो गया था।
गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 के कानून बनने से पहले यूएपीए या अन्य किसी भी कानून में व्यक्तिगत आतंकवादी को नामित करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता था तो उसके सदस्य एक नया संगठन बना लेते थे। दरअसल कोई भी व्यक्ति जब आतंकी कार्य करता है या आतंकी गतिविधियों में भाग लेता है तो वो आतंकवाद को पोषित करता है। वो आतंकवाद को बल देने के लिए धन मुहैया कराता है या आतंकवाद के सिद्धांत को युवाओं के मन में स्थापित करने का काम करता है, तब भी वो आतंकवाद को बढ़ावा ही देता है। ऐसे में दोषी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना जरूरी हो जाता है। दरअसल आतंकवाद व्यक्ति की मंशा का होता है, आतंकवाद संस्थाओं में नहीं होता है। इसलिए आतंकवाद से जुड़े व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान की जरूरत महसूस की गई। 1967 के एक्ट के तहत एक ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन किया जाता था जिसमें हाई कोर्ट के एक जज बैठते थे। तो वो 6 महीने के बाद में जब तक वो केस ख़त्म नहीं होता था, उस बैन की जो मियाद थी वो भी कुल 6 महीने होती थी। तो तब तक वो 6 महीने तक वो केस चलता था और अक्सर ये पाया जाता था कि वो जो बैन था उसको लिफ्ट कर दिया जाता था, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन पे जो बैन लगाया गया उसको लिफ्ट कर दिया। तो सरकार को उसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अभी भी जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं वो अपना एक दूसरे नाम से अपना काम को करते थे। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए 2019 में जो राज्यसभा ने इसको पास किया है, उसका ये मकसद है कि हम अब ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे नहीं जाएंगे। हम एक इंडिविजुअल यानी कि कोई भी व्यक्ति जो देश की सुरक्षा के खिलाफ काम करता है, हम उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे और उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेंगे इस कानून के तहत। यही वजह थी कि आतंकी संगठनों और आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए सरकार गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 लेकर आई, जिसे लोकसभा में 24 जुलाई 2019 को और राज्यसभा में 2 अगस्त 2019 को पारित कर दिया गया। इसके बाद 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी मंजूरी प्रदान की और ये विधेयक कानून बन गया। इस कानून का मकसद आतंकवाद की घटनाओं में कमी लाना, आतंकी घटनाओं की त्वरित जांच करना, आतंकियों को जल्दी सजा दिलवाना है। दरअसल ये देश की एकता और अखंडता पर चोट करने वालों के खिलाफ सरकार को असीमित अधिकार देता है। अब इस 2019 के कानून के बाद में सरकार के हाथ इतने मजबूत हो गए हैं कि एक भी व्यक्ति अगर पाया जाता है कि वो देशद्रोह की भावना रखता है और गलत काम कर रहा है, देश की सुरक्षा के खिलाफ कर रहा है, यानी कि देशद्रोह का मामला कर रहा है, तो ये आज 2019 का कानून इतना पुख्ता है कि वो पुलिस को ये पावर देगा कि आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति के खिलाफ भी आप उसको टेररिस्ट, देशद्रोही का नाम दे सकते हैं और उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन कानून 2019 न केवल गैर कानूनी गतिविधि निवारण एक्ट 1967 में संशोधन करता है, बल्कि ये कानून आतंकवादी गतिविधियों को काबू में करने के लिए विशेष प्रक्रियाओं का प्रावधान भी करता है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है यदि वो आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है, आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है या अन्यथा आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है। यह कानून सरकार को अधिकार देता है कि वो समान आधार पर व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। यूएपीए कानून के तहत जांच अधिकारी को उन संपत्तियों को जब्त करने से पहले पुलिस महानिदेशालय से मंजूरी लेनी होती है जो आतंकवाद से संबंधित हो सकती है। लेकिन अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है तो ऐसी संपत्ति की जब्ती से पहले एनआईए के महानिदेशक से पूर्व मंजूरी लेनी होगी। इस कानून के तहत मामलों की जांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊंचे पद के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। यह कानून अतिरिक्त रूप से मामलों की जांच के लिए एनआईए के इंस्पेक्टर या उससे ऊंचे पद के अधिकारियों को अधिकृत करता है। यूएपीए 2019 के तहत जो एक बहुत बड़ी पावर
जो डीजीपी को दी गई है वो है कि कोई भी व्यक्ति अगर टेररिस्ट पाया जाता है या उसकी गतिविधियां टेररिस्ट की होती हैं, देशद्रोह की होती हैं, तो उस व्यक्ति के तहत उस व्यक्ति के ऊपर डीजीपी जो है उसकी जो निजी संपत्ति है उसको भी अटैच कर सकता है। पहले ये पावर नहीं थी। अब इस जो नई पावर्स मिली हैं उसमें जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की, उस इंसान की जो भी संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति है, उसको अटैच कर सकते हैं। यूएपीए संशोधन कानून 2019 में कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई सारी सावधानियां बरती गई हैं। यह कानून व्यक्तियों को आतंकवादी रूप में नामित करने की अनुमति तभी देता है जब कानून के मुताबिक उचित प्रक्रिया के बाद पर्याप्त सबूत हो। इसके तहत गिरफ्तारी या जमानत प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए ये किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी है। यूएपीए कानून के लागू होने के बाद कई आतंकवादी संगठनों पर सख्त कार्रवाई की गई। देश में सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए कई अन्य कानून भी बनाए गए हैं। पूरे देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में लाया गया था, जबकि जम्मू कश्मीर के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू है। आइए जानते हैं रासुका के बारे में। – 2019 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर आतंक को जड़ से हटाने के उद्देश्य से सरकार ने कड़े प्रावधान किए। यूएपीए के आते ही भारत सरकार ने पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर, मुंबई 26/11 हमले के आरोपी हाफिज सईद, मुंबई बम कांड 1993 के आरोपी दाऊद इब्राहिम और जकीउर रहमान लखवी को संशोधित गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी होने की घोषणा कर दी। जबकि इस कानून के आने से पहले केवल किसी आतंकी संगठन को ही बैन या आतंकी घोषित किया जा सकता था। यूएपीए जहां आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत शस्त्र बन चुका है, वहीं देश में रासुका जैसे कानून में आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। 70 से 80 के दौर में देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी चुनौतियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया था। राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे, जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 पूरे देश में लागू किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर तब इसमें शामिल नहीं था। जम्मू कश्मीर में अभी भी पीएसए एक्ट यानी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू है। पीएसए है पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो था वो एक प्रिवेंटिव कानून है, यानी कि इन दोनों कानूनों का मकसद क्या है। पीएसए जो 1978 के अंदर जो कानून बना था ये कश्मीर के लिए बना था, और कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो गलत काम करके पाया जाता है वो तो बहुत आगे की बात है, परंतु उसकी रोकथाम करने के लिए अगर आपको ये लगता है, पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये गलत काम करने की इच्छा रखता है, इसके मंसूबे सही नहीं है, देश की सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहा है, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 का जो कश्मीर में लागू होता था, जम्मू कश्मीर में, उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आप उसको अरेस्ट कर सकते थे। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि व्यक्ति ने गलत काम किया नहीं है पर लगता है कि वो गलत काम करेगा, उसके इरादे सही नहीं है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं और 2 साल तक बिना उसके ऊपर ट्रायल करे भी आप उसको जेल के अंदर रख सकते हैं। रासुका कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है, तो राज्य सरकार को रासुका लगाकर उसे गिरफ्तार करने और जेल भेजने का अधिकार है। ये कानून देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रावधान सुरक्षा को सुनिश्चित करने और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो 1980 में बना था, इंदिरा गांधी जी के सरकार के ज़माने के अंदर कांग्रेस ने पास किया था। ये इस कानून का जो मकसद है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन करने का मतलब है, यानी कि प्रिवेंट करना, गलत काम हो जाए उसके पहले ही
आप कोई व्यक्ति जो लगता है कि देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई गलत काम करने वाला है, उस व्यक्ति के खिलाफ गलत काम करे उसके पहले ही उसको अरेस्ट कर लो। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा 3(1) में अगर सरकार को लगता है कि देश का कोई नागरिक या कोई विदेशी नागरिक जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, नागरिक के कार्य से या उसके द्वारा देश की सुरक्षा से जुड़े कार्यों को रोकने का प्रयास किया गया हो, तो सरकार उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। इसके अलावा अगर सरकार को ये लगे कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ा कर रहा है, तो वो उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। किसी विदेशी नागरिक के देश में रहने, लेन देन करने और कुछ ऐसे काम जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा हो, तो भी उसे रासुका के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत दंगा करने वाले, जमाखोरी करने वाले गिरफ्तार हो सकते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके हरकतें ऐसी लगती हैं कि वो देशद्रोह की हो सकती हैं या देश की सुरक्षा को वो एक गलत छवि हमारे विदेश के अंदर जो होगी, प्रोजेक्ट होगी, पूरी विश्व को लगेगा कि इस देश के अंदर गलत काम हो रहा है, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आप उसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो कर सकते हैं। ये पूरे के पूरे देश के अंदर लागू होता है, वेरएस पीएसए जो है वो सिर्फ कश्मीर के लिए लागू होता है। रासुका कानून की धारा 3(3) में ये व्यवस्था है कि इसका उपयोग जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में कर सकती है। रासुका के तहत किसी भी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 महीने के बाद दोषी को कोर्ट में पेश करना होगा और सरकार को इसके लिए अनुमोदन करना होगा। रासुका की धारा 9(1) में ये व्यवस्था भी की गई है कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्र और राज्य सरकार इस कानून के प्रयोजन के लिए एक या उससे अधिक सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 14 में ये प्रावधान है कि संबंधित आरोपियों को ये जानकारी दी जाए कि वो उन पर की गई कार्रवाई के खिलाफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। तथ्यों के अभाव में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को रासुका की कार्रवाई को खारिज करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। धारा 15 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कुछ शर्तों या बिना शर्तों के कुछ निश्चित समय के लिए छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार किसी भी वक्त दोबारा गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है। देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य आतंकी अवरोधों की त्वरित जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना है और आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक का किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन शहरी माओवादियों सहित भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां पर हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।